हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के, जो कि हम इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ों से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक भी क्लास मिस मत करिएगा, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आते हैं। हम वही कंटेंट इन इम्पोर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे जो जहां से आपके डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। आज भी जो हमने टॉपिक लिया है वो है कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 में क्या अंतर है, क्योंकि लास्ट टाइम इससे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। और साथ ही साथ हम कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। बेसिस की रेफरेंस में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब है कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए यहाँ पे कंपनीज मस्ट हैव देयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कि 2013 में ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी को अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ही एंड करना है। लेकिन वही हम कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बात करें या फिर इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था कि हम कभी भी एंड कर सकते हैं। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपने फाइनेंशियल ईयर को कब खत्म करेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है 31 मार्च ही होना चाहिए। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पे फोकस करते हुए ये भी पूछा जा सकता है कि आप 2013 के अकॉर्डिंग बताइए या फिर 1956 के अकॉर्डिंग बताइए। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस आए थे। फिर है सेकंड, फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो है वो 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो शेड्यूल 3 में बताया गया है, और 1956 के अकॉर्डिंग बात करें तो ये शेड्यूल 6 में बताया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप इसका नोट भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं जो है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो मैक्सिमम 100 है और करेंटली 50 है। ठीक है। तो और वहाँ पे अगर हम बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 10 रखी गई थी 1956 में, और 20 अदर केस में जो पब्लिक कंपनीज हैं। ठीक है। तो वहाँ पे 20 था, लेकिन यहाँ पे 100 और 50 की नंबर यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम शेयर होल्डर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किस तरह से यहाँ पे वो बताए गई हैं डिजिट। तो देखिए यहाँ पे 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को हटा के 200 मैक्सिमम शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013। वही हम कंपनी एक्ट 1956 की बात करें तो यहाँ पे 50 रखी गई थी। पास्ट और प्रेजेंट ये सेम है, यहाँ पर इन एम्प्लॉयज को छोड़कर 50% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए शेयर होल्डर्स, और इसमें है 200। थर्ड फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं 1% कंपनी, यानी कि 1% कंपनी के लिए क्या यहाँ पे रूल है। तो 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी विच हैज ओनली 1% नेचुरल पर्सन एट इट्स मेंबर। ये मीनिंग बताया गया है कि 2013 के अकॉर्डिंग वन कंपनी वो होगी जहां पर केवल एक पर्सन होगा। ठीक है, जो कि नेचुरल पर्सन है, और डिड नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इसके बारे में यहाँ पर 1956 में कोई भी बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट को लेकर। आपको यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो बता सकते हैं आप। फिर आते हैं 6 पॉइंट पर, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पर क्या रूल है। तो यहाँ पे सेक्शन 53 प्रोहिबिट है। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग बताया गया था कि कोई भी डिस्काउंट इश्यू नहीं किया, वो शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जाएगा। जबकि सेक्शन 54 में परमिट किया गया था कि ईएसओपी का मतलब यहाँ पर ये है कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है एक तरह से ये, जिसके अंदर जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो उनके साथ शेयर किया जाता है। तो ईएसओपी प्रोग्राम के अंतर्गत एम्प्लॉयज को दिए जा सकते हैं, यानी सिर्फ एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर डिस्काउंट की बात की गई है। बाहर वाले लोगों के लिए यहाँ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं की गई है। जबकि अगर हम बात करें 1956 के अकॉर्डिंग तो सेक्शन 79 ये परमिट करता है कि जो भी शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इश्यू
हो सकते हैं, यानी वो आप उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2013 के अंदर पूरी तरह से मना किया गया है। लेकिन वहीं सेक्शन 54 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कुछ प्रोग्राम के अंतर्गत, ESOPS यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 8, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है, देखिए यहाँ पर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, यानी कि यहाँ पर ये उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ये सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। वहीं अगर हम 1956 की बात करें तो इसके यूटिलाइजेशन के बारे में जो बताई गई हैं चीजें वो 77A से 78 के बीच में बताई गई है, यानी वहां पर जो सेक्शन थे वो अलग थे और यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो अलग बताए गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेसिस पर, जो कि हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल F यहाँ पे अप्लाई करने की बात की गई है, वेयर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स डज नॉट अडॉप्ट देयर ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी कि अगर हम 2013 के रूल को फॉलो करें तो अगर किसी भी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वहां पर उसको टेबल F फॉलो करना होगा। वहीं अगर हम अब तक पढ़ते आ रहे थे 1956 के अकॉर्डिंग कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट नहीं किया गया है तो वहां पर उसको टेबल ए फॉलो करनी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी कि ये बताइए 2013 के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के एब्सेंस में आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना होगा या क्या चीज यूज करनी होगी, तो आपको बताना होगा। वहां पे अगर क्लियरली मेंशन है 2013 तो आपको बताना होगा टेबल F, और अगर 1956 भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अब 2013 आ गया तो 1956 के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये लोग पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, 1956 के अकॉर्डिंग टेबल A था, 2013 के अकॉर्डिंग टेबल F है, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरिया। अब ये पॉइंट तो मैंने आपको कल की क्लास में ही डिस्कस किया था, फिर भी मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है क्योंकि हो सकता है कल की क्लास आपने ना देखी हो, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीजें उसमें और भी हैं। अब देखिए अगर कॉल्स एंड एरियर्स के इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपका यहाँ पे क्लॉज की एब्सेंस है, वही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 तो वो होगा हमारा 10%, और अगर 1956 की बात करें तो वो होगी हमारी 5%, ठीक है। यानी कि अब क्या करा गया है, यहाँ पे परसेंट वो बढ़ा दी गई है। फिर आता है यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। ये भी कल मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एब्सेंस है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी या दी जाएगी आपको कॉल्स इन एडवांस पर वो होगी 12% एज पर 2013, और अगर 1956 की बात करें तो ये हो गई है हमारी 6% पर एनम, ठीक है। तो यानी दोनों बढ़ा दी गई हैं। पहले यहाँ पर कितना था, ये 5% था कॉल्स इन एडवांस, ये 6% ही था, ठीक है, ये 6% था, तो इसको 12% कर दिया गया, और वो था 5% तो 10% कर दिया गया, ठीक है। तो दोनों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये 6% था, 5 नहीं था। अब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के यहाँ पर बात करें तो देखिए सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग 2013 में बताया गया है कि कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं करेगी जब तक कि उसके प्रोस्पेक्टस में जो भी डिफाइन किए गए हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब्ड और उनका जो सम है वो पेड नहीं हो जाता, तब तक वो कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं कर सकती है। यहाँ पे ये सेक्शन 39 बता रहा है, और यहाँ 1956 में ये सेक्शन 69 ने बताया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है उसके साथ ही वो शेयर भी दे सकती है, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया तो वही अलॉटमेंट मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, उसका जो भी सम है वो पेड हो जाएगा, तब अलॉट किए जाएंगे उनको शेयर्स। तो ये चीजें थी 1956 और 2013 में जो चेंजेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। आपको दोनों चीजें लर्न करनी है क्योंकि एग्जाम में दोनों चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछ ले जाएंगी। मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं लिए हैं, सिर्फ टोटल 12 पॉइंट लिए हैं दोनों के, क्योंकि इन 12 पॉइंट से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मिनिमम जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेकर, और साथ ही साथ इनके अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था, फाइनेंशियल ईयर पूछा जा सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी ये याद कर लीजिएगा। और 2-3 पॉइंट है वो आपको नहीं करने तो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया ये तो आपको करने ही है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपका एक मार्क्स चला जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। होप यहाँ पर दोनों चीजें आपको क्लियर हुई हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी और पार्टनरशिप के बारे में, कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या क्या अंतर है, क्योंकि एग्जाम में इनके डिफरेंस भी बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखें, और 2015 और 16 का पेपर तो मैंने भी आपको करवाया है, रिमेनिंग जो पेपर्स है 17, 18, 19 एंड 20 वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी करा दूं, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बीच में उन पेपर्स को भी करा देंगे। ठीक है, तो आते हैं कंपनी पर। तो देखिए कंपनी और पार्टनरशिप में इसका जो मोड ऑफ क्रिएशन कैसा होता है, एक कंपनी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन किस में होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 1956 में वो रजिस्टर्ड होगी तो वो कंपनी कहलाएगी। और पार्टनरशिप के अंदर इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आपको पता है इसका भी एक एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप का कराना जरूरी नहीं है। अब क्यों जरूरी नहीं है वो आपको पता है, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है, इसमें अदर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। कंपनी का इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अदर पार्टी इन्वॉल्व होती है, उनका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अब बात करते हैं लीगल स्टेटस की। तो देखिए एक कंपनी इज अ लीगल इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं उससे इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। आपने अब तक कंपनी की बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी होगी कि सेपरेट एंटिटी होती है इसकी, यानी कि इसके मेंबर्स और इसकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। जब भी कंपनी के नाम से कोई भी काम किए जाएंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, कोई भी डीलिंग होगी तो कंपनी के नाम से होगी, ना कि कंपनी के मेंबर के नाम से। वहीं अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है इंडिविजुअल की, ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों द्वारा बनाई गई है, तो हम इसकी सेपरेट एंटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। अब हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी को लेकर तो प्राइवेट कंपनी के लिए 50 रखी गई है, और कोई स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है इसमें। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 15 तो प्राइवेट के लिए है, लेकिन पब्लिक के लिए नो लिमिट है। वहीं हम मेंबर्स की बात करें यहाँ पर तो जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर 10, इन अदर केस 20, यानी कि अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैरिंग ऑन बिजनेस कैन बी 10 एंड इन अदर केस, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनर है वो अपने पास अपनी तरफ से कोई भी बिजनेस रन करता है तो उसके लिए 10 है, और अगर बिजनेस के केस में यानी कोई और पार्टनरशिप फर्म की जाती है तो उसके लिए यहाँ पे 20 मेंबर्स रखे गए हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब लाइबिलिटी देख लेते हैं, तो लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट अ लिमिटेड वन, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड को छोड़कर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंपनीज डेट एंड लाइबिलिटीज इज लिमिटेड, यानी कि सिर्फ एक की अनलिमिटेड छोड़कर बाकी सबका सिर्फ उतना ही जितना कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वहां तक उनकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पार्टनरशिप फॉर्म में तो यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी किस तरह की होती है, यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है और वो फर्म से पूरा नहीं हो पाता है लॉस, तो वहां पर पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतनी ही की लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट। तो द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मैनेज बाय इट्स डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एंड इट्स मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी होती है वो डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा मैनेज की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी
मेंबर जो है एज अ मैनेजमेंट वो यहाँ पर पार्ट नहीं ले सकता। जैसे कि आपने देखा हो कंपनी में तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की 50 प्राइवेट के केस में और अनलिमिटेड पब्लिक के केस में। तो ऐसा नहीं है कि 50 है तो सारे 50 लोग ही उसको मैनेज करेंगे। उन सब 50 की रेफरेंस पे उनके बिहाफ पर एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है, या फिर 2 या 3 जितने भी वो चाहें 5 मेंबर अपॉइंट करें। तो जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वहां पे उन्होंने अपॉइंट किए होंगे सिर्फ वही उसको मैनेज करेंगे, सारी चीजों को सभी लोग मैनेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे पार्टनरशिप में बात करें तो सभी पार्टनर्स, पार्टनरशिप में जितने भी लोग होंगे उन वो सब उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सबका इक्वल राइट होता है, या फिर जो उन्होंने मेंशन किया है अपने पार्टनरशिप डीड में उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में वो साफ ये लिखते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्सन है यही मैनेज करेगा, तब बात अलग है। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी चीज वहां पे मेंशन नहीं की गई है तो सभी पार्टनर्स वहां पे इक्वली क्या होंगे, मैनेज करेंगे कंपनी को। ठीक है, तो होप यहाँ पर ये दोनों चीजें भी आपको इजिली क्लियर है। फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब शेयर्स इन अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफर। आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अपने शेयर को कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, वो किसी को लेकर बाउंड नहीं है कि वो ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, फिर वहां अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने जो शेयर हैं या फिर अपने जो राइट हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक उसे अदर पार्टनर से कंसेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि ये बाउंड होता है, यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई पर्सन बाउंड नहीं है, वो जब चाहे तब अपने ट्रांसफर कर सकता है शेयर्स को। 7 आते हैं अथॉरिटी ऑफ मेंबर पे। तो देखिए एक शेयर होल्डर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का एजेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, कि वो कंपनी के बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन यहाँ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो सभी पार्टनर्स यहाँ पे एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टनर, सब पार्टनर इक्वली मैनेज करेगा कंपनी को, सभी मैनेजमेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो एक तरह से एजेंट की तरह ये वर्क करेंगे। लेकिन शेयर कंपनी के अंदर कोई भी शेयर होल्डर को एज अ एजेंट ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, पावर्स की बात करें तो देखिए कंपनी की पावर जो होती है लिमिटेड होती है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पावर होती है या फिर वही लोग अलाउड होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो उनके मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिसमें उनका नाम मेंशन है, सिर्फ वही लोगों के हाथ में उसकी पावर होगी। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सारे पार्टनर को पावर होती है और कोई भी पार्टनर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब तक कि किसी भी तरह की वहां पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगेन वही वाली चीज है, अगर डीड में कुछ ही मेंशन नहीं है तब तो सबको राइट होगा, लेकिन अगर मेंशन है तो उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फिर है इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप देख लेते हैं एक कंपनी और एक पार्टनरशिप का किस तरह से होता है। देखिए द बाइंडिंग अप ऑफ एन इंसॉल्वेंट कंपनी डज नॉट मेक द मेंबर्स इंसॉल्वेंट। अब किसी भी कंपनी का अगर वाइंड अप होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर होता है दिवालिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी का वाइंड अप हो रही है या कोई भी कंपनी बंद हो रही है तो वहाँ के उसके मेंबर्स भी क्या है, इंसॉल्वेंट हो गए। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म दिवालिया हो रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म दिवालिया होती है तो उसके पार्टनर भी दिवालिया कहे जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी दिवालिया होती है तो उसके शेयर होल्डर दिवालिया नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, फिर है डेट। डेट की बात कर लेते हैं तो देखो इफ अ कंपनी ओन अ डेट टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स ही कैन क्लेम पेमेंट आउट ऑफ इट्स असेट्स व्हेन इट इज बाउंड अप रिलेटिवली विद इट्स अदर क्रेडिटर्स। यानी कि अगर कोई भी कंपनी डेट लेती है किसी भी मेंबर से और वो क्लेम करता है उस असेट से लेने के लिए, तो ठीक है वहां पे वाउंड अप होगा। यानी कोई भी पर्सन अगर कंपनी को लोन देता है, जो मेंबर है उसका वो लोन दे रहा है, तो वो कभी भी उस असेट से ले सकता है। ठीक है, जो भी अदर क्रेडिटर्स के साथ वो खुद को वहां पर क्या करेगा, वो खुद को वहां पर एज अ क्रेडिटर जो भी अदर क्रेडिटर्स होंगे उनके साथ इन्वॉल्व करके कहेगा कि लाओ
मुझे भी मेरा पैसा दो जो भी इसकी असेट से बन रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो एक पार्टनर ओन मनी बाय ही फर्म कैन नॉट यूजली प्रोवाइड अगेंस्ट द फर्म्स असेट इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स क्रेडिटर्स। यानी कि अगर एक पार्टनर मनी लेता है तो वो उसको जो पेमेंट किया जाएगा वो एज अ क्रेडिटर उस असेट से नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह, यहाँ पर असेट से पेमेंट कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर असेट से पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किस तरह से होता है? डिसोल्यूशन मतलब विघटन। अ कंपनी कम्स टू एंड ओनली व्हेन इट्स वाउंड अप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी कि एक कंपनी सिर्फ तभी समाप्त हो सकती है, उसका समापन हो सकता है जब उसके प्रोविजंस, जो भी कंपनी के अंदर उसके जो रूल बताए गए हैं, प्रोविजंस बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग। अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। नो personal circumstances affecting a member such as death, insolvency or unsoundment of mind will affect its existence। यानी कि आपने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है या फिर वो माइनर है या फिर किसी भी तरह का कोई भी पर्सन की डेथ होती है तो वहां पर क्या है, कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है। लेकिन यहाँ वो सॉरी पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाती है, लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी शेयर होल्डर की डेथ होती है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का है, माइनर है या फिर वो किसी भी तरह से इंसॉल्वेंट हो गया है, तो कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी सिर्फ तभी वाइंड अप होगी जब कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको वो फॉलो करेगी। लेकिन वहीं अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म या तो वो उसका पीरियड जो था वो उसने पूरा कर लिया, जैसे कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है 2 साल के लिए ओपन हुई थी, 2 साल उसकी कंप्लीट हो गए, वो अपने आप वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी हैपनिंग हो गई है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया है कोई पार्टनर, या फिर किसी भी तरह का अनसाउंड माइंड पाया गया है कोई भी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वहां पे डिसॉल्व हो जाएगी, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। होप यहाँ पर आपको कंपनी और पार्टनरशिप दोनों क्लियर है, बहुत इजी है। कंपनी में क्या होता है, किसी भी तरह से पार्टनर से कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की किसी भी एक्टिविटी से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में फर्क पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स बाउंड होते हैं हर चीज को मानने के लिए जो भी पार्टनरशिप डीड में कही गई है, ठीक है। लेकिन कंपनी के अंदर शेयर होल्डर को ऐसी कोई भी वो नहीं होती, वो अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उन्हें ये काम करना ही करना है। सिर्फ कंपनी के अंदर वही लोग काम करेंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किए गए हैं सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो यही थी कंपनी और पार्टनरशिप की अंतर। होप यहाँ पर आपको दोनों चीजें क्लियर हैं। कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 भी क्लियर है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्लीज ऐसे ही हवा में मत करिएगा कि ये सारे टॉपिक आप छोड़ दें। मैं आपको वही सारे टॉपिक करा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये चीजें याद रखिए, गलती मत कीजिएगा। एंट्रेंस एग्जाम एक बार होता है, फिर आपको अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, बहुत टाइम है। 19 मई कहा गया है कि पेपर हो सकता है, तो 19 मई में बहुत टाइम है। अभी हम जम के पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक एक बच्चे का, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी रिक्वेरी आ रही है किसी टॉपिक पे तभी मैं डिस्कस करूंगी। अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी टॉपिक को बोलेगा तो मैं वो भी डिस्कस करूंगी। तो आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, बस जो भी प्रॉब्लम है उसे बताइए कमेंट सेक्शन में। हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी कुछ भी कह रहा है मत सुनिए। जैसे किसी ने कुछ कह दिया आपसे, आप उस चीज को या दिमाग में रखें। एक बच्चा भी आएगा पढ़ने में, आपको पढ़ाऊंगे, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए भीड़ कि बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तभी मैं वो चीज डिस्कस कर रही हूँ। मैं बस अपना काम करती रहूंगी। कोई आ रहा है पढ़ने आए, नहीं आ रहा मत आए। अगर एक भी बच्चा आया और उस एक का भी एडमिशन हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें भूल जाइए कि कम स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर कोई आंसर नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, मत करिए, ठीक है। बस आप पढ़िए, अपना एग्जाम अच्छा करिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सारी चीजें करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। और भी आपको कुछ और चीज लगती है आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।